तो सिलेबस के बारे में सर ने आपको बताया, ये 5 पार्ट है। अब व्यापम जो है वो हो सकता है अपना जो एग्जाम लेने का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज करे। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में जितने एग्जाम व्यापम ले रहा है वो अधिकतम 100 अंक के पैटर्न पर ले रहा है। देखा होगा आपने, जैसे हॉस्टल वार्डन को ही आप देखोगे तो पहले 150 अंक का सिलेबस होता था, उसको घटा करके उसने 100 अंक का कर दिया। वैसे ही हो सकता है कि एडीओ की जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में आपको प्रश्न पत्र आगामी समय में 100 अंक का देखने को मिले। लेकिन ये मान करके चलिए कि सेक्शन तो वही रहने वाले हैं, यानी हिंदी रहना है, आजीविका रहनी है, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और ग्रामीण विकास की योजनाएं, जो रूरल डेवलपमेंट वाली योजना है वो आपको अलग से पढ़ना है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन अगर रहेंगे तो ये मान करके चलो कि हर सेक्शन को 20-20 में बांटेगा। जहां पहले 30-30 अंक के डिवीजन थे वही आपको अब 20-20 अंक के देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा सा चेंज और देखने को मिले, इंडियन जीएस वाला पोर्शन इसमें जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसी का स्कोप बचता है यहाँ पर कि इंडियन जीएस जो है ये इसमें इंट्रोड्यूस करके सिलेबस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। तो संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन पुराने पैटर्न को यदि आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। इसका रीजन कि मूल जो स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं करता है व्यापम, यानी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको वैसे का वैसा रखना पड़ता है उसको, और यदि कुछ नया ऐड करना है तो वो इनमें से कुछ कुछ अंकों की कटौती करके नया सब्जेक्ट जोड़ सकता है। जैसे आपने देखा होगा हॉस्टल वार्डन में ही बाल मनोविज्ञान एक नया सेक्शन जोड़ा गया था 10 अंक का, तो उसके लिए उसने हिंदी और अंग्रेजी के सेक्शन को कम कर दिया था। इस तरह से बैलेंस बनाते हुए वो एक सिलेबस जारी करेगा, और सिलेबस में आप फिर भी देखेंगे कि ये जो 5 सेक्शन है ये आपको बड़े सेक्शन के रूप में दिखेंगे। हो सकता है कि हिंदी के बराबर ही इंडियन जीएस वो इंट्रोड्यूस कर दे, हो सकता है, संभावनाएं बनती है यहाँ पे। लेकिन गणित और रीजनिंग जो है, जो बहुत सारे विद्यार्थी इस कश्मकश में रहते हैं कि सर इसमें अंग्रेजी या गणित या रीजनिंग को तो नहीं जोड़ देगा, संभावनाएं इसकी थोड़ी कम लगती है, क्योंकि व्यापम जो है ये एकदम मूल पैटर्न से छेड़छाड़ कभी नहीं करता है। वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स थोड़े बहुत कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन जो मूल पैटर्न है उसको वो छेड़छाड़ करने से बचता है। तो सिलेबस आपका यही रहने वाला है, मोटा माटी हिसाब ये मान करके चलो। और ये मान करके चलिए कि अगर आपके बैच चलते में सिलेबस आ जाता है, वैकेंसी आ जाती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाती है, तो जो भी चीजें इसमें नया इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपको उसकी भी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, जो भी चीज यहाँ पर नया जुड़ता है सिलेबस में, हमने कहा है कि एडीओ की तैयारी कंप्लीट कराएंगे, मतलब कंप्लीट कराएंगे। अगर इसमें कोई भी चीज नया जुड़ करके आता है सिलेबस में तो उसकी भी तैयारी आपकी कराएंगे। कोई बदलाव यदि आपको देखने को मिलता है, जैसे 150 अंक का है तो वो 100 अंक का हो जाए, तो उसके बाद फिर कुछ लिमिटेड पोर्शन बचते हैं जहां पर प्रैक्टिस की संभावनाएं ज्यादा होती है, जहां गुंजाइश ज्यादा होती है कि क्वेश्चन जहां से ज्यादा आए। तो ऐसे सेक्शन को हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये 150 अंक का सिलेबस है। अब मैं आपको आगे जाकर के पढ़ाने वाला हूँ हिंदी। अगर एक पुराने सिलेबस की बात करें तो पुराने सिलेबस में हिंदी का जो वेटेज था ये 30 अंक का था, और 30 अंक के प्रश्न, 30 प्रश्न आपको पूछे जाने थे। सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो सिलेबस लगभग कॉमन सिलेबस था, कहने का मतलब वो सारे सेक्शन आपको देखने को मिले जो कि व्यापम के अमूमन हर एग्जाम में आपको दिखते हैं। यानी वर्ण विचार से लेकर के वाक्य पद पदबंध तक के जितने टॉपिक आप बीच में पढ़ते हैं वो सारी चीजें आपको इस सिलेबस में देखने को मिलती हैं। जैसे इकाई 1 की यदि मैं बात करूं तो इकाई 1 में आपको वर्ण विचार देखने को मिलता है। वर्ण विचार के अंतर्गत आप पढ़ते हैं वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, वर्ण और अक्षर में क्या भेद होता है। वर्णमाला आप पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ने के बाद आप वर्णों का संयोजन सीखते हैं, वर्णों को कैसे जोड़ करके आप अक्षरों का और अक्षरों से कैसे शब्दों का निर्माण होता है, ये सब आप देखेंगे।
इसके बाद यहाँ पर टॉपिक भले लिंग यहाँ लिख दिया है, शब्द यहाँ लिख दिया है, लेकिन टॉपिक असल में शब्द रूप के हैं, वो दूसरी जगह पर होना चाहिए था। इकाई 2 शब्द विचार है। इकाई 2 जाने से पहले आपको बता दूं कि वर्णमाला जो है ये हम जितना सोचते हैं उससे 4 कदम आगे जाकर के हमको पढ़ना होता है, क्योंकि व्यापम कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम सतही क्वेश्चन आपको उठा करके दे दे। आपको अगर 10 प्रश्न एग्जाम में आने हैं, एक नॉर्मल जो वेटेज होता है हिंदी का एग्जाम में 10 अंक का, 10 अंक में केवल 2 से 3 प्रश्न ही आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एकदम सतही स्तर के पूछे जाते हैं। और वैसे भी अभी जो पैटर्न बदला है 2021-22 के बाद से, वैसे देखा जाए तो 2019 के बाद से ही पैटर्न में बदलाव शुरू हो गया था, लेकिन 2021-22 के बाद से यदि आप पैटर्न का बदलाव देखेंगे तो वहां पर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चनों की संख्या बढ़ी है। आप देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है उनको कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है आपके क्वेश्चन पेपर में। आप उसको जीएस वाले पोर्शन में भी देखते हो, आप उसको हिंदी वाले पोर्शन में भी देखते हो। हिंदी वाले सेक्शन में अभी जैसे आपने रिसेंट में अगर 3-4 एग्जाम जो व्यापम के हुए उनको दिया होगा तो आपने देखा होगा कि परिभाषाओं पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ रहा है, परिभाषाओं को टारगेट कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आया था इसके पहले कोई एग्जाम होता उसमें लिंग को स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा हुआ था। अभी जस्ट पिछला एग्जाम हुआ है उसमें भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था जिसमें परिभाषा को ही स्टेटमेंट वाले फॉर्म में पूछा हुआ था, योग रूढ़ शब्दों को, यौगिक शब्द योग रूढ़ हॉस्टल ऑर्डर में पूछा था। तो ये मान करके चलिए कि जो पुराना पैटर्न था 2015, 16, 17 में चलता था उस पैटर्न से थोड़ा सा आगे बढ़ा है व्यापम, और अब प्रश्नों की प्रवृत्ति उतनी सामान्य नहीं रहने वाली है जितनी की अमूमन व्यापम में पहले देखने को मिलती थी। यानी हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी जो सोचते थे ना कि 10 क्वेश्चन तो आने हैं सर, नॉर्मल जो व्यापम के एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो आने हैं सर, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप मान करके चलो कि अगर अब क्वेश्चन आ रहा है और आप अगर इसी गफलत में बैठे हो कि हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं बना लेंगे, यकीन मानो 3 से 4 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा पाओगे। अब क्वेश्चन का लेवल ये आ चुका है, तो आपको अपने पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयारी आगे बढ़ानी होगी। व्यापम ने पैटर्न बदला है और व्यापम इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है कि आप यदि इसमें अपडेट नहीं रहेंगे तो ये मान करके चलो कि आप बाकियों से पीछे रह जाओगे। और हिंदी तो ऐसा विषय है ही जिसमें लगभग सब लोग स्कोर करते हैं, खासकर हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी। उन्होंने यदि थोड़ी सी मेहनत कर ली तो कहीं ना कहीं ये उनके रीच का सब्जेक्ट है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप अपनी पकड़ जो है वो बना सकते हो। इसमें आपको स्कोप मिलता है 10 में से 10 स्कोर करने का, ठीक है। और अगर एडीओ की बात करूं तो भाई एडीओ में तो अच्छे खासे अंकों का सिलेबस है ये, ठीक है। 1/5 भाग सिलेबस का केवल हिंदी पढ़ना है, आपको व्याकरण ही पढ़ना है। और व्याकरण में भी ऐसा नहीं कि बहुत दूसरी दुनिया के प्रश्न आने हैं, वही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हो, है ना। लेकिन प्रश्नों के लेवल को देखते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। अगर अभी भी आप ये सोच रहे हो कि केवल पुराने क्वेश्चन को तैयार करके चले जाएंगे और एडीओ में आने वाले प्रश्न बन जाएंगे, तो मुझे लगता है खुद के साथ धोखा कर रहे हो आप, ठीक है। व्यापम का जो पिछला एग्जाम एडीओ का हुआ था वो 2017 में था, और ये वही दौर था जब हिंदी के प्रश्न काफी सरल आते थे। 2012 में हुआ था, उस समय तो और सरल आते थे, स्वरों की संख्या कितनी, व्यंजनों की इस स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन अब उस स्तर के प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत कम ऐसा होगा कि आपको इस स्तर के प्रश्न दिखे कि इसकी संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, अयोगवाहक कौन से हैं पहचानो, ये आपको नहीं मिलेगा। अब प्रश्न थोड़े से अच्छे स्तर के आ रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी को भी एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा। अगर आप अपनी तैयारी को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, मतलब ये मान करके चलो कि पीछे जाने की व्यवस्था खुद ही कर रहे हो, ठीक है। बाकियों से पीछे जाने की व्यवस्था आप खुद ही कर दो, ठीक है। तो तैयारी करनी है तो जोर शोर से करो, कंप्लीट तैयारी करो। और वैसे भी अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपको पहले से बोल दूं, कोई भी चीज अगर नया इंट्रोड्यूस होता है सिलेबस में, नया चीज अगर जुड़ रहा है
तो आपकी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। यहाँ पर कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसको छोड़ दिया जाएगा कि भाई हमने तो बोला ही नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर इंट्रोड्यूस कोई नया सब्जेक्ट हो जाता है तो आपको उसकी तैयारी भी कराई जाएगी। ठीक है, चलो। तो वर्णमाला पहले यूनिट में है, और वर्णमाला जब हम पढ़ेंगे तो केवल वर्णों की संख्या, कौन से वर्ण को क्या बोलते हैं, केवल इतने में नहीं रुकना है। वर्णमाला के अंतर्गत बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जैसे स्वरों के विभाजन से प्रश्न आता है, व्यंजनों के विभाजन से प्रश्न आता है, इसके अलावा वर्णों का उच्चारण स्थल आप पढ़ते हैं, इसके अलावा आप अल्प प्राण, महाप्राण यानी प्राणत्व के आधार पर विभाजन, घोषत्व के आधार पर विभाजन, स्वरों का अलग से 4 अलग अलग आधारों पर विभाजन पढ़ते हो, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। तो वो सारी चीजें साथ में लेकर के हम वर्ण विचार करेंगे। ठीक है, तो वर्ण विचार वाला टॉपिक आपको देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन छोटा तीर घाव करे गंभीर वाली कहानी होती है ना। तो महीनता से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इकाई 2 की यदि हम बात करें तो इकाई 2 में शब्द रूप और शब्द रचना वाला टॉपिक है। शब्द रूप और शब्द रचना के अंतर्गत देखिए, अब ये असल में यहाँ पर 2 टॉपिक इंक्लूडेड हैं। एक टॉपिक है इसमें शब्द रूप, और शब्द रूप के अंतर्गत बेसिकली 3 टॉपिक्स को रखा जाता है। एक रखा जाता है लिंग, दूसरा टॉपिक रखा जाता है वचन, और तीसरा टॉपिक रखा जाता है कारक, या जिसको आप नाम देते हैं परसर्ग। ये 3 टॉपिक आते हैं शब्द रूप के अंतर्गत, ये शब्द रूप है। और शब्द रचना के अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं। शब्द रचना के अंतर्गत 4 टॉपिक्स रखे जाते हैं। कौन कौन से? तो एक टॉपिक है आपकी संधि, एक टॉपिक है उपसर्ग, फिर आता है प्रत्यय, और एक टॉपिक आता है आपका समास। इन 4 टॉपिक्स को रखा जाता है शब्द रचना के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ पर देखो सिलेबस में ये नया चीज क्या है, यहाँ पर शब्द रचना उसने टॉपिक में लिखा है, लेकिन कहीं पर भी आपको समास लिखा हुआ नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। दिख रहा है कहीं भी समास? लेकिन सिलेबस में केवल एक शब्द में उसने लिख दिया है शब्द रचना। और शब्द रचना के अंतर्गत ये देखो संधि लिखा है उसने, उपसर्ग लिखा, प्रत्यय लिखा, लेकिन उसने समास नहीं लिखा है। और पिछली वैकेंसी या पिछला पेपर आप चेक करना, समास से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पिछला पेपर आप चेक करना, समास से क्वेश्चन बाकायदा पूछा हुआ है। तो टॉपिक भले यहाँ पर एकदम लिखा ना हो, लेकिन हिडन टॉपिक के रूप में समास यहाँ पर शामिल बिल्कुल है। इसके बाद और क्या है? स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, समान अर्थ यानी समानार्थी शब्द है, देशज शब्द, विदेशज शब्द, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद है जिसमें समानार्थी, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। इकाई 3 में जब आप पहुंचेंगे तो इकाई 3 में शब्द निर्माण है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, और यहीं पर मैं लिख देता हूं समास को, क्योंकि समास हिडन टॉपिक है, यहां पर भले लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चेक करने वाले के, या यूं बोला जाए कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है, उसके दिमाग में ये चीज जरूर चलती है कि भाई शब्द रचना तो लिखा हुआ है यहाँ टॉपिक में, और शब्द रचना में समास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप देखना कहीं पर भी अगर हिंदी है सिलेबस में और समास के प्रश्न ना आए, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि सिलेबस में समास लिखा हुआ है और वहां से प्रश्न ना आए। तो आपको समास को भी कंसीडर करते हुए सिलेबस में आगे बढ़ना है। इसके बाद पद और पदभेद। इसके अंतर्गत देखिए 4 प्रकार के शब्दों को पूछा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहाँ पर जो 4 प्रकार के अव्यय जो होते हैं उनको लिखा नहीं गया है। ये 4 प्रकार के अव्ययों में पदों के अंतर्गत ही आते हैं, वो भी आते हैं पदों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 4 प्रकार के अन्य शब्द जो हैं उनको अव्ययों के अंतर्गत रखा जाता है। मेंशन नहीं है, और 2012 में भी क्वेश्चन नहीं आया है, 2017 में भी यहां से क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है ही नहीं।
वो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पूछ सकता है। अब वो पेपर देने वाले के, क्वेश्चन देने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्वेश्चन देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ पर उसने एक लाइन में लिख दिया है पद और पद भेद, और पद भेद के अंतर्गत 8 प्रकार के शब्दों को रखा जाता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 8 प्रकार के शब्द जो हैं ये पदों के अंतर्गत आते हैं। तो सिलेबस में हालांकि एकदम हाईलाइटेड करके लिखा नहीं गया है, लेकिन सिलेबस में है ऐसा मान करके चलिए, और आगे जाकर के वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हो सकता है सिलेबस अगर थोड़ा भी बदलाव हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो उसको जरूर इंक्लूड करेगा, अव्ययों को शामिल करेगा और समास यहाँ पर वो मेंशन जरूर करेगा। इसके बाद अगले भाग में है वाक्य परिचय। वाक्य परिचय अंतर्गत वाक्य के भाग हैं, वाक्य के भेद और श्रेणीकरण। ठीक है, असल में ये वाक्य का शुद्धिकरण है। वाक्य का शुद्धिकरण, तो वाक्य के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। वाक्य, वाक्य के अंग क्या होते हैं, जो वाक्य के आवश्यक तत्व हैं, वाक्य के 2 अंग पढ़ते हैं ना, उद्देश्य विधेय, वो आपको पढ़ने हैं। वाक्य के जो 6 आवश्यक तत्व होते हैं वो भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा वाक्य के भेद आपको पढ़ने हैं। वाक्यों को 2 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, जिसमें अर्थ के आधार पर 8 भेद और रचना के आधार पर 3 भेद। ये दोनों विभाजन आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, क्योंकि दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसने वाक्य के भेद लिख दिया, मतलब वो किसी भी आधार पर वाक्य के विभाजन में जा सकता है। इसके बाद एक टॉपिक है आपका वाक्यों का शुद्धिकरण। वाक्यों के अंतर्गत जो 13 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, उन सभी अशुद्धियों को आपको यहाँ पर पढ़ना है। 13 प्रकार की अशुद्धियां आपको वाक्यों में देखने को मिलती हैं। इन 13 प्रकार की अशुद्धियों से जो प्रश्न आते हैं वो आपको देखने हैं। फिर है रचना, इसके अंतर्गत मुहावरे और कहावतें। इसके अलावा अपठित गद्यांश है, जो कि औचित्यहीन है मेरे हिसाब से। अपठित गद्यांश से प्रश्न नहीं आता है। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये देखने में बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन एडीओ का पुराना प्रश्न पत्र भी यदि आप देखोगे और उस समय की तैयारी के हिसाब से यदि आप उसका आकलन करोगे, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर का पेपर हमको दिखता है। यानी जिस आपके प्रश्न उस समय आते थे और लोग जिस माइंडसेट से जाते थे प्रश्न हल करने के लिए परीक्षा में, उसको यदि आप देखेंगे तो प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कठिन लगेगा। हालांकि आज उन प्रश्नों का स्तर बहुत कम महसूस होगा आपको, क्योंकि आप उस तैयारी को आगे, मतलब उस तैयारी से आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये मान करके चलो कि उस समय का जो प्रश्न पत्र था, उस समय के जो अभ्यर्थी जितनी तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस तैयारी के हिसाब से वो प्रश्नों का स्तर ठीक था। आपको पता होगा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और प्रश्न जो है वो कठिन होते जाते हैं। एकदम बेसिक प्रश्न पूछना अब धीरे धीरे व्यापम बंद कर रहा है। आपको अच्छे स्तर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और 30 प्रश्न का वेटेज है यार, तो उसके पास तो ये मान करके चलो स्कोप ही स्कोप है पूछने के लिए। अगर एक हाथ संधि में भी लगाता है तो दूसरा हाथ समास में जा सकता है कि नहीं। एक यदि वर्णमाला में है तो दूसरा वर्तनी से क्वेश्चन दे सकता है। एक जगह जहां वो वाक्य शुद्धि देना चाहता है, वहीं दूसरी वो शब्द की शुद्धि भी दे सकता है। तो स्कोप तो बहुत है अगर 30 अंक का सिलेबस रहता है तो। लेकिन अगर 20 नंबर का भी करता है तो उसके पास पर्याप्त टॉपिक है प्रश्न देने के लिए। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपका हिंदी का, और यही सिलेबस आपको कंटिन्यू करना है। अगर क्लास के चलते में बीच में कहीं पर सिलेबस चेंज होता है, कोई नया टॉपिक इसमें जुड़ता है, जैसे संभावनाएं तो यहाँ भी है, विराम चिन्ह जोड़ सकता है, काल जोड़ सकता है, नया टॉपिक है यहाँ पर जोड़ने के लिए, तो वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। हो सकता है वो रस छंद अलंकार जोड़ दे। हालांकि बहुत कम ऐसे एग्जाम है जिसमें रस छंद अलंकार के प्रश्न आते हैं व्यापम में, लेकिन अगर आता है तो फिर वो हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये मान करके चलो कि आपकी कंप्लीट तैयारी इस बैच में कराई जाएगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नहीं, तो फिर मैं सिलेबस आगे बढ़ाऊंगा। पक्का? चलो।
तो सिलेबस में आपने ये देखा 6 अध्याय हैं, 6 इकाइयां हैं और इन 6 इकाइयों के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस बताया गया है। अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और मैं किस फ्लो में आपको पढ़ाऊंगा, किस पैटर्न में पढ़ाऊंगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है भाषा बोध। अब आप बोलेंगे सर टॉपिक तो है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रश्नों की संख्या ज्यादा है तो ये मान करके चलो यहां से एक आध क्वेश्चन तो आता है। भाषा बोध के अंतर्गत भाषा क्या है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, इसके अलावा 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं वो हम पढ़ेंगे, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है वो देखेंगे। और एक टॉपिक जहां से आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, हिंदी का विकास क्रम, है ना। हिंदी के विकास क्रम से कई बार क्वेश्चन आया है और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें यही भटकते रहते हैं कि सर सही सीक्वेंस क्या होगा, आज तक नहीं पढ़े हैं। तो वो हिंदी का विकास क्रम हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो ये पहला टॉपिक होगा जिससे कि मैं आपकी हिंदी को आगे बढ़ाऊंगा। ये पहला टॉपिक। भाषा बोध पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक मैं आपको लेकर के चलूंगा वर्णमाला में। वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, वर्णों का ज्ञान, किस वर्ण को क्या कहा जाता है, कौन कौन से वर्ण हमारी वर्णमाला में है, जो 52 ध्वनियां आप पढ़ते हैं, 52 वर्ण पढ़ते हैं, उन 52 वर्णों के बारे में जानेंगे। और वर्णमाला में जो भी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं, जैसे स्वरों की व्यवस्था क्या है, व्यंजनों की व्यवस्था क्या है, स्वरों का विभाजन क्या है, व्यंजनों का विभाजन क्या है, इसके अलावा अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष की व्यवस्था, वर्णों के उच्चारण स्थल की व्यवस्था। तो ये सारे टॉपिक आपको वर्णमाला के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। वर्णमाला जब कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको लेकर के चलूंगा शब्द रचना की तरफ। शब्द रचना में 4 टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया। ये 4 टॉपिक कौन कौन से, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो शब्द रचना वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। शब्द रचना पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे शब्द विचार की तरफ। शब्द विचार के अंतर्गत 5 अलग अलग आधार हैं जिसमें शब्दों को बांटा जाता है, उन आधारों को पढ़ेंगे। एग्जाम में या सिलेबस में आप देखोगे तो अलग से तत्सम तद्भव लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। ठीक है, सिलेबस में कहीं दिख रहा है तत्सम तद्भव नहीं, लेकिन वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, ये देखो क्या लिखा है, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग। और ये 4 प्रकार के शब्द बढ़ते हैं यहाँ, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो देशज विदेशज तो लिखा है सर, है ना, लेकिन तत्सम तद्भव यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वो जो 8 प्रकार के शब्दों की हमने बात की थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे शब्द विचार वाले टॉपिक में ही। शब्द विचार वाला टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे वाक्य रचना की तरफ। वाक्य की तरफ चलेंगे, और वाक्य की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको, अच्छा सॉरी, शब्द रूप की तरफ जाना है इसके पहले, है ना। शब्द विचार के बाद हम लोग चलेंगे शब्द रूप की तरफ। अब ये शब्द रूप में वो 3 टॉपिक आते हैं, लिंग, वचन और कारक। वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप उसको काउंटर करोगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। छठे टॉपिक में हम लोग देखेंगे वाक्य। वाक्य क्या है, वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं, वाक्य के भेद कौन से हैं, ये सारी चीजें हम लोग छठे टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। वाक्य पढ़ने के बाद एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धियां
और व्याकरणिक अशुद्धियों के अंतर्गत आप शब्द की भी अशुद्धि देखेंगे, वाक्य की भी अशुद्धि देखेंगे। यानी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जहां से क्वेश्चन आता है तो आपसे छूट जाए। सारी चीजें हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो व्याकरणिक अशुद्धियां पढ़ेंगे। व्याकरणिक अशुद्धियां पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों की तरफ। मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं, अर्थ कैसे निकाला जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मुहावरे लोकोक्ति पढ़ने के बाद एक क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि शब्दों के पर्यायवाची कैसे निकाले जाते हैं। किन शब्दों के पर्यायवाची को आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम संभावना है क्वेश्चन वहां से आ जाए। इसके अलावा विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या इसी को आप बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका यहां पर आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक यहां पे कवर हो जाते हैं, सारे टॉपिक। ठीक है, सारे टॉपिक इतने में कंप्लीट होते हैं। अब देखें, हाँ सिलेबस में नहीं नहीं ऐसा ही सिलेबस में था भाई। रस छंद, हाँ अलंकार लिखा हुआ नहीं था, सही बोल रहे हो। रस और छंद लिखा हुआ था, अलंकार लिखा हुआ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आया था। पीपर पात सरिस मंडोला, याद है मुझे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया है ना। हाँ, कौन सा अलंकार है ऐसा। ठीक है, हाँ तो रस छंद अलंकार देखो, वो इसलिए ऐसा क्योंकि वहां पर रस और छंद लिखा हुआ था, है ना, तो अलंकार की संभावना बनती है। यहाँ पर सिलेबस में न तो रस है न छंद है। ठीक है, तो अलंकार का भी स्कोप यहाँ पर तो नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। अगर उसको देना होगा तो वो अपडेटेड सिलेबस में आपको दे देगा, और अगर सिलेबस में अपडेट करता है तो मैं तो बोल रहा हूँ ना यार, मैं तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सिलेबस में उसको अपडेट करता है तो आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस है जो कि 9 पार्ट में बढ़ता है, और इन 9 भागों के माध्यम से आपको लग रहा होगा बस 9 ही अध्याय हैं सर, इतना ही है बस हिंदी। हाँ इतनी ही है हिंदी, और इतनी ही हिंदी हमको नहीं आती है, इतनी ही हिंदी नहीं आती है हमको। ठीक है, हमको लगता है हिंदी माध्यम वाले सब हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। इंग्लिश वाले हिंदी वाले ही है ना सब। हिंदी माध्यम वालों के साथ ना एक समस्या क्या होती है पता है, हम लोग ना ऐसे पेपर जिसमें हिंदी का वेटेज अच्छा होता है, हम लोग जमीन के ना 2 फीट ऊपर चलते हैं। अरे हिंदी तो बन ही जाएगा भाई, है नहीं, पढ़े हैं बचपन से, अब नहीं तो कब काम आएगा। और वही धोखा देती है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रेगुलरिटी नहीं रखोगे पढ़ाई में, तब तक हिंदी आपकी तैयार नहीं हुई है, मान के चलो। हिंदी तभी तैयार मानी जाएगी जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखे हुए हैं, क्योंकि भाषा है ना यार, भाषा है, भाषा में तो शब्द हर दिन बढ़ने हैं, हर दिन नए शब्द इंट्रोड्यूस होते हैं, किसी भी भाषा में हो। तो आपको उस दायरे को बढ़ाना होगा। अभी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम जानते ही नहीं है, और वो हिंदी में हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग जानते भी नहीं है कि अरे ये हिंदी का शब्द है क्या, हमको पता ही नहीं होता। ठीक है, चलो, तो ये 9 अध्याय में आप बांट सकते हो सिलेबस को सहूलियत के लिए। यहां पर ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि यहां पर सिलेबस थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है, लेकिन एक सीक्वेंस में यदि आप लगाते हैं तो सिलेबस जो है वो कुछ इस प्रकार का ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, समझ आ गया। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या चालू करेंगे, भाषा बोध, है ना। ये भाषा का इंट्रोडक्शन है एक तरीके से देखा जाए। इसके बाद वर्णमाला देखेंगे, वर्णमाला के बाद शब्द रचना देखेंगे, फिर शब्द विचार, फिर शब्द रूप, वाक्य,
व्याकरणिक अशुद्धियां, मुहावरे, लोकोक्तियां और अंत में देखेंगे पर्यायवाची, विलोम, इन सारे सेक्शंस को। ठीक, चलो तो पहला हेडिंग डालो, भाषा बोध। ये आपके सिलेबस का पहला हिस्सा, आपके सिलेबस का सबसे पहला हिस्सा है भाषा बोध। भाषा बोध का मतलब क्या है सर? भाषा बोध का सीधा सा अर्थ है भाषा के बारे में जानना, भाषा के बारे में जानना, यही भाषा बोध है। तो भाषा के बारे में क्या जानना है सर? भाषा के बारे में हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी होता है जब हम भाषा अध्ययन करते हैं। जैसे जैसे मैं कहूं, सबसे पहले हमें जानना है भाषा क्या है, ये सबसे पहला टॉपिक। दूसरी चीज, भाषा की परिभाषा क्या कहती है, ये हम देखेंगे। तीसरी चीज, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं। चौथा, भाषा के कौन कौन से भेद होते हैं, प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा एक टॉपिक हम जाएंगे, हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम हम देखेंगे। और छठा टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें, हिंदी का विकास क्रम के बाद, भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। तो ये सारी चीजें आपको एक सिंगल टॉपिक में पढ़ना है और वो टॉपिक का नाम क्या है, भाषा बोध। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं। जहां सिलेबस हिंदी का बड़ा होता है वहां इस सेक्शन से पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले भाषा क्या है। भाषा क्या है सर? क्या है भाषा? प्रकट करना, किसको? विचारों को। ठीक है, विचारों को प्रकट करना भाषा है। ठीक, और क्या है सर? हाँ, माध्यम है जो अपने विचारों को प्रकट करती। ठीक है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि भाषा विचारों को प्रकट करने का माध्यम है कि नहीं? हाँ। अब आपको लग रहा होगा कि ये भाषा बहुत आसान है सर, ये तो परिभाषा एकदम नई परिभाषा मैंने दे दी है, मैं भी व्याकरणाचार्य बन गया हूं। ऐसा नहीं है भाई, आपने ये जो परिभाषा दी है ये आज से लगभग 2500 पहले दी जा चुकी है। ठीक है, आपने ये जो परिभाषा दी है ना कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, ये परिभाषा आज से 2500 पहले दी जा चुकी है। और ये परिभाषा दी गई थी आचार्य पतंजलि के अनुसार, पतंजलि के द्वारा। आचार्य पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, महाभाष्य। इस महाभाष्य में पहली बार परिभाषित किया गया था भाषा को। और भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि लिखते हैं, भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते, भावम मनेन उपजन्ते। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन में उपजने वाले भावों को बोलकर अभिव्यक्त करती है। ठीक है, तो ये परिभाषा जो आपने अभी दी है वही परिभाषा आज से 2-2500 पहले आचार्य पतंजलि के द्वारा दिया जा चुका है। ठीक है, और आचार्य पतंजलि ने ये जो पुस्तक लिखी है महाभाष्य, है ना, ये आचार्य पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। ध्यान रखेंगे इसको, है ना, अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी क्या है सर? अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली ग्रंथ है। ठीक है, व्याकरण का पहला ग्रंथ यदि दुनिया में कोई लिखा गया है तो वो है आचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। पूरी दुनिया में अगर किसी भाषा का व्याकरण सबसे पहले लिखा गया हो वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा।
और इसका व्याकरण लिखने का काम किया था आचार्य पाणिनि ने। और जो पुस्तक उन्होंने लिखी उसका नाम रखा इन्होंने अष्टाध्यायी। और ये जो अष्टाध्यायी है ये सूत्रों के माध्यम से, बहुत सारे सूत्र हैं पाणिनि के, है ना, बहुत सारे सूत्र हैं, सूत्रों के माध्यम से इन्होंने वर्णों को, ध्वनियों को, संक्रियाओं को समझाया है व्याकरण की। और ये समझने में थोड़े से कठिन भी है, इसीलिए आचार्य पतंजलि ने इस पुस्तक का सरलीकरण किया और सरलीकरण करके एक टीका लिखी। टीका समझते हैं, कमेंट्री। एक कमेंट्री लिखी जिसको नाम दिया गया क्या, महाभाष्य। ये महाभाष्य आचार्य पतंजलि की रचना है, ये ध्यान रखना। ये जीएस वाले पोर्शन में भी पूछ देता है कई बार, ये अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, महाभाष्य किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है और आचार्य पतंजलि की महाभाष्य। आचार्य पतंजलि की ये जो महाभाष्य है इसी में सबसे पहली बार परिभाषित किया गया था भाषा को। और भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि कहते हैं, भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन में उपजने वाले भावों को बोलकर अभिव्यक्त करती है। अब यहीं से एक चीज क्लियर निकल करके आती है सर कि भाषा शब्द जो है ये संस्कृत के भाष धातु से बनी है। संस्कृत में एक धातु है जिसको क्या बोला जाता है, भाष। और भाषा शब्द की व्युत्पत्ति इसी संस्कृत के भाष धातु से मानी जाती है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। क्योंकि यहां पर इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, ध्यान देना, क्या शब्द प्रयोग किया है, वाची। वाची यानी बोलना। वाक शब्द होता है ना, वाक, वाक यानी क्या होता है, बोलना। ठीक है, तो वाक शब्द से ही वाची बना है। वाक शब्द से क्या बना है, वाची बना है सर। तो भाषम व्यक्तायाम वाची, यानी भाषा अभिव्यक्त करती है, कैसे, बोलकर अभिव्यक्त करती है। ठीक है, तो भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन में उपजने वाले भावों को बोलकर अभिव्यक्त करे। ठीक है, यहां तक। तो ये फैक्ट याद रखना, पुस्तकों के नाम और किस धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाषा के प्रकार में कि भाषा के कौन कौन से प्रकार संभव हैं सर। जब मैं कहता हूं भाषा के प्रकार तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि हम अपने भावों को कितने तरीकों से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यही मतलब हुआ। भाषा के प्रकार मतलब भावों के अभिव्यक्ति का प्रकार, और भावों को आप कितने प्रकार से लोगों तक संप्रेषित कर पा रहे हो, इसे ही कहा जाएगा भाषा के प्रकार। तो अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए आप 3 प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार के साधनों का, एक आप प्रयोग करते हैं ध्वनियों का, ध्वनि का प्रयोग करते हैं। दूसरा आप ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और तीसरा आप संकेतों के माध्यम से अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं, है कि नहीं। ध्वनियों के माध्यम से, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, इन ध्वनियों में कुछ अर्थ छुपे हुए हैं, आप उस अर्थ को समझते हैं, मैं बोलता हूं, आप तक भाव पहुंच जाता है, यही हो रहा है। मतलब जब ध्वनियों के माध्यम से भाव संप्रेषण हो रहा हो तब भाषा का जो भेद होता है उसको कहा जाता है मौखिक भाषा। तो क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा कहा जाता है भाषा का पहला प्रकार। तो मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा भाषा का वह भेद है या भाषा का वह प्रारूप है जिसमें भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए ध्वनियों का आश्रय लिया जाता है। ध्वनियों के माध्यम से जब भाव संप्रेषण होता है तब वहां पर भाषा का प्रकार कौन सा होगा, मौखिक भाषा। अब दूसरा, ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाव संप्रेषण हो।
ध्वनि चिन्ह कहने का मतलब सर जिसको आप कहते हैं लिपि, सामान्य शब्दों में कहें तो लिपि। ठीक है, जब आप ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भावों का संप्रेषण करते हैं तो वहां पर भाषा का प्रकार हो जाता है लिखित भाषा। भाषा का प्रकार क्या हो जाता है वहां? लिखित भाषा। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते समय क्या न्यूज़पेपर से कोई आवाज आती रहती है क्या? नहीं सर, वहां पर कुछ चिन्ह बने होते हैं, आप उन चिन्हों को समझते हैं और लिखने वाले का भाव आप तक पहुंच जाता है, यही होता है। आप किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो साहित्य को पढ़ते समय किताब से आवाज नहीं आती सर, आती है? नहीं आती सर। वहां केवल कुछ चिन्ह बने होते हैं, उन चिन्हों का अर्थ आप समझते हैं और लिखने वाले का भाव आप तक पहुंच जाता है। तो जब इस प्रकार से चिन्हों के माध्यम से भाव संप्रेषण होता है तो इस प्रारूप को कहा जाता है लिखित भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग, लिखित भाषा में प्रयोग होता है किसका? ध्वनि चिन्हों का। संकेत के माध्यम से भी भावों का संप्रेषण किया जा सकता है, संकेतों के माध्यम से भावों का संप्रेषण किया जा सकता है, और संकेत के माध्यम से जब भाव संप्रेषित होते हैं तो उसको कहा जाता है सांकेतिक भाषा। किस प्रकार की भाषा होगी ये? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जैसे जैसे ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल में कभी भी आप देखे होंगे केवल 3 प्रकार की लाइटें लगी होती है वहां, वहां पर कभी भी वहां से आवाज नहीं आती, इधर से आने वाले चलो, उधर से आने वाले रुक जाओ, कभी नहीं बोलेगा। या कोई पट्टी आपको लिख करके नहीं मिलेगी कि इधर से आने वाले चलो, इधर से आने वाले रुको, लिख करके आता है क्या? ऐसा कुछ नहीं सर। वहां पर केवल 3 प्रकार की लाइटें लगी होती हैं जिनके कुछ विहित अर्थ होते हैं। जैसे लाल आया तो रुकना है, नारंगी जल गया तो ठहरना है, और अगर ग्रीन आ गया, हरा आ गया तो फिर आगे बढ़ना है। ये प्रारूप होता है उसका। यानी वहां पर आप संकेतों का अनुपालन कर रहे हैं, और संकेतों के माध्यम से जब संवाद होता है तो उसको कहा जाता है सांकेतिक भाषा। तो ये 3 प्रकार की भाषाएं संभव संभव होती हैं। एक को बोला जाता है क्या? एक को बोला जाता है मौखिक भाषा, जिसमें ध्वनियों के माध्यम से भाव संप्रेषण हो। दूसरा लिखित भाषा, जहां ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाव संप्रेषण होता है। और तीसरा सांकेतिक भाषा, जहां पर संकेतों के माध्यम से भावों का संप्रेषण किया जाता है। अब यदि हम आचार्य पतंजलि की बात करें तो आचार्य पतंजलि केवल मौखिक भाषा और लिखित भाषा को ही भाषा के प्रकार के अंतर्गत मानते हैं। और ऐसा ही बहुत सारे जो बाद के परवर्ती साहित्यकार हैं वो सब भी यही मानते हैं। वो सभी ये मानते हैं कि चूंकि सांकेतिक भाषा का व्याकरण संभव नहीं है, सांकेतिक भाषा का व्याकरण संभव नहीं है, इसीलिए सांकेतिक भाषा को शब्दों के प्रकार में रखना उचित नहीं होगा। ठीक है, उचित नहीं है कि आप किसी ऐसे ऐसे माध्यम को आप भाषा के प्रकार में चिपका रहे हो जिसका व्याकरण नहीं लिखा जा सकता। सांकेतिक भाषा का क्या व्याकरण होता है? व्याकरण तो केवल ध्वनियों का ही हो सकता है ना सर। हाँ, तो जब सांकेतिक भाषा की बारी आती है तो सांकेतिक भाषा को शब्दों के प्रकार में शामिल नहीं किया जाता। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाषा के कितने भेद होते हैं तो भाषा के 2 भेद होते हैं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन लिखना, और ये आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, और आंसर उसने लिया है 2। तो भाषा के कितने भेद? 2 भेद होते हैं सर, एक तो मौखिक भाषा और दूसरी इसके लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इन दोनों का व्याकरण संभव होता है, इसीलिए इनको शब्दों के श्रेणी में या यूं कहा जाए भाषा के प्रकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओके, तो ये है भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार? 2 प्रकार। चलिए अब आते हैं भाषा के गुण में, कि भाषा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो अगर हम भाषा को बारीकी से देखें तो भाषा में तो वैसे अनंत गुण आ सकते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं भाषा में, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 चीजें जो हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी देखेंगे, है ना। देखिए,
ये एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैसे देखोगे तो भाषा में तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 4 टॉपिक्स को आपको समझना है, 4 पॉइंट्स को। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैंने जैसा आपको बताया कि मल्टीपल चॉइस के रूप में क्वेश्चन दे देता है और हमको शब्दों के अर्थ पता नहीं होते हैं, है नहीं? तो हमको सारे प्रश्न समझ में आए और उन प्रश्नों के बारे में हम विचार कर सके, ये क्षमता, ये योग्यता हम में जगानी है। ठीक है, तो ये 4 गुण जो हैं ये भाषा में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। पहला जो गुण है ये है परिवर्तनशीलता का। भाषा सदैव क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील कहने का मतलब सर, भाषा अपने रूप में निरंतर परिवर्तन करती रहती है, भाषा बदलती रहती है। भाषा कोई भी हो, वो कभी भी एक स्थायी स्वरूप में नहीं रह सकती, उसका स्वरूप धीरे 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 करके बदलता रहता है, क्योंकि भाषा विकास का पालन करती है। ध्यान रखना, भाषा डेवलप होती है। ऐसा नहीं होता कभी कि अचानक से आज मूड बनाए, अरे यार कल से ना, जैसे मैं बोलूं कल से अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे यार, वो भी अमेरिकन। अब हमको आती थोड़ी है यार, आती है क्या? नहीं आती सर, हमको पहले सीखना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? हाँ। भाषा जो है ना ये बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। कोई भी भाषा अचानक से पैदा नहीं होती, हर भाषा धीरे 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 करके डेवलप होती है और विकसित होकर के फिर परिपक्व अवस्था तक आती है, जिसको आप मानक भाषा बोलते हो, जब व्याकरणिक रूप से बंध जाती है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं भाषा के गुण की, तो सबसे पहला गुण है भाषा की परिवर्तनशीलता। कहने का मतलब कोई भी भाषा हो वो कभी भी स्थायी रूप में नहीं हो सकती, उसका रूप धीरे 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 करके बदलता रहता है। अब इस परिवर्तनशीलता के पीछे बहुत सारे कारण भाषा शास्त्री बताते हैं, जिसमें से 3 ऐसे कारण हैं जिनको सभी एक मत से मान्यता प्रदान करते हैं। ये 3 कारक कौन है सर, जिनके कारण भाषा अपना रूप बदलती है? तो सबसे पहला जो कारक है वो है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। दूसरा, भाषा पर समय का प्रभाव। और तीसरा, भाषा पर सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव। सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव, ये 3 चीजें जो हैं वो भाषा को कभी भी स्थायी रूप में रहने नहीं देती। इनके कारण भाषा धीरे 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 करके विकसित होती जाती है और विकसित होने के साथ साथ पिछली भाषा से खुद को अलग करती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। तो यदि हम बात करें कि भाषा में क्षेत्रीयता का प्रभाव कैसे पड़ता है सर, भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव 2 रूपों में देखने को मिलता है। पहला, एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी हिंदी है ना, हिंदी हमारे तरफ अलग तरीके से बोली जाती है और आप दिल्ली या राजस्थान की तरफ चले जाओ, वहां पर हिंदी का स्वरूप थोड़ा सा अलग होता है। आप उड़ीसा चले जाओ, पुरी चले जाओ ना यार, वहां पर आपको दिख जाएगा कि भाई भाषा ने अपना रूप बदला है, भाषा अलग तरीके से बोली जा रही है। हिंदी ही बोलेंगे वो, लेकिन आपको लगेगा कि ये हिंदी नहीं, कोई दूसरी भाषा बोल रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा सर? ऐसा इसलिए क्योंकि भाषा पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव पड़ चुका है। ठीक है, यानी हिंदी जो है वो क्षेत्रीय भाषा से प्रभावित हो चुकी है और इसके कारण उसका रूप क्या हो गया है, बदल गया है सर। होता है ऐसा। ठीक है, तो भाषा क्षेत्रीयता के कारण अपने रूप में परिवर्तन करती है। दूसरा प्रभाव क्या दिखता है सर, भाषा पर क्षेत्रीयता का दूसरा प्रभाव, दुनिया की कोई भी भाषा हो वो अपने आसपास की भाषाओं और बोलियों से निरंतर प्रभावित होती रहती है, निरंतर। और दुनिया की कोई भी भाषा हो उसमें ये गुण जरूर मिलेगा, उसमें ये गुण मिलेगा कि वो अपने आसपास की भाषाओं और बोलियों से शब्द लेकर के स्वयं को समृद्ध कर रही है। जैसे हिंदी में ही देख लो,
हिंदी में ही कितने सारी भाषाओं के शब्द हमारे यहाँ मिले हुए हैं। उसमें आपको छत्तीसगढ़ी के भी कुछ शब्द मिलेंगे, उसमें आपको दिल्ली वाली जो हिंदी है खड़ी बोली उसके भी गुण दिखेंगे, भोजपुरी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, शब्द उसके मिलेंगे, बांग्ला के कुछ शब्द मिलेंगे, गुजराती के कुछ शब्द मिलेंगे, ढोकला है कि नहीं, बोलते हो कि नहीं हिंदी, हिंदी बोलते समय ढोकला शब्द आता है कि नहीं, बीच में आता है सर, दुकान के भैया ढोकला दे दो, भैया ढोकला दे दो, तो ढोकला शब्द आपने प्रयोग किया, लेकिन वाक्य कौन सी भाषा का है सर, हिंदी का है कि नहीं। तो क्षेत्रीयता के कारण कोई भी भाषा हो वो अपना रूप बदलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। एक ये है कि भाई दूसरी भाषाओं के शब्द आकर के मूल भाषा में शामिल हो जाते हैं, इससे भी भाषा का स्वरूप बदलता है, होता है ना। जैसे मान लो आपको अगर मैं कहूं कि भाई मतलब मान लो कोई शब्द है, मैं बोलता हूं कि यार करसी ले आ, यार जा करसी ले आ बे, बोलते ना करसी। अब हमारे यहाँ करसी का मतलब क्या होता है, मटका, पानी भरने का, ठीक। हाँ, अगर वही करसी शब्द हो सकता है कि दूसरी भाषा में किसी अलग अर्थ में प्रयोग होती हो सकता है कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं में हैं, लेकिन वहां पर उसका अर्थ अलग होता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। अब मान लो वो शब्द जो है वो हिंदी में शामिल हो गया, मान लो ये करसी शब्द है जिसका अर्थ है मटका, ये हमने हिंदी में शामिल कर लिया। अब हिंदी में वो किस अर्थ को लेकर के शामिल हुआ है, मटका अर्थ को। अब मान लो कि कोई दूसरी भाषा है, उस दूसरी भाषा में करसी का अर्थ कुछ और होता है, कुर्सी होता है, मान लो करसी का अर्थ क्या होता है, कुर्सी होता है। अब मान लो मैं यहां छत्तीसगढ़ में खड़े होकर के बोलता हूं यार करसी ले आओ, हिंदी का वाक्य है, करसी शब्द प्रयोग हो रहा है, वो क्या लेकर के आएगा, मटका लेकर के आएगा। उस राज्य में गया, मैं बोलो यार कुर्सी ले आओ, करसी ले आओ, वो क्या लेकर के आएगा, बदल गया रूप, ये है सर। तो अर्थगत भिन्नता तक पैदा हो सकती है क्षेत्रीयता के कारण। तो भाषा अपना रूप बदलती रहती है, भाषा में निरंतर परिमार्जन होता रहता है, निरंतर उसका स्वरूप बदलता रहता है। कोई भी भाषा हो वो अपने आसपास की भाषाओं और बोलियों से प्रभावित होती रहती है। जैसे हिंदी पर ही यदि आप देखोगे तो हिंदी पर आपको पश्चिमी हिंदी का भी प्रभाव दिखेगा, पूर्वी हिंदी का भी प्रभाव दिखेगा, यहां तक कि द्रविड़ भाषा के कुछ शब्द भी आपको हिंदी में देखने को मिलते हैं। इडली, डोसा मिलता है कि नहीं। हाँ सर, और क्या सरल उदाहरण दूं आपको, वो है क्या हिंदी के शब्द, नहीं सर, है दक्षिण भारतीय शब्द लेकिन हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी भाषा हो वो क्षेत्रीयता के कारण अपने स्वरूप में परिवर्तन करती है, और परिवर्तन है मतलब उसका रूप क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, और यही परिवर्तनशीलता भाषा को स्थायी रूप में रहने नहीं देती है, ठीक। अब दूसरा, भाषा पर प्रभाव पड़ता है समय का, समय के कारण भी भाषा धीरे धीरे करके बदलती रहती है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आज से 100 साल या 200 साल पहले जो हिंदी का स्वरूप था, क्या आज भी ठीक वैसी ही है, ठीक वैसी है क्या, नहीं सर, हिंदी का स्वरूप बदला हुआ है। पहले के लोगों को अगर जाकर के इंस्टाग्राम बोलते तो नहीं समझ आता, आज बच्चे बच्चे को पता है कि नहीं। हाँ, पहले के जमाने में कोई ऐसा शब्द जो आज हिंदी में डेवलप हुआ है, वो जाकर के पूछते तो उनको नहीं पता होता, बीड़ू, जैकी श्रॉफ, है कि नहीं। उस समय प्रचलन में नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे विकास हुआ है सर, ठीक है। तो धीरे धीरे करके भाषा जो है इस पर समय का प्रभाव पड़ता है, और समय के प्रभाव के कारण भी भाषा अपना रूप बदलती है। समय का प्रभाव जो है ये हमको एक रूप में और दिखता है, इसके पीछे मानवीय प्रवृत्ति होती है। मानवीय प्रवृत्ति ये कहती है कि आप किसी भी कठिन शब्द का उच्चारण मत करो। मानवीय प्रवृत्ति ये कहती है कि हम कठिन शब्दों का उच्चारण ना करें, बल्कि उसी शब्द को अपने तरीके से सरल करके बोलने लग जाएं। होता है ऐसा, और यही कारण है कि आज ट्रैक्टर छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर हो गया है, ट्रक ट्रक हो गया है, दुर्ग दुरुग हो गया है ना, हो गया है सर। क्यों हुआ,
क्योंकि हमारे लिए ट्रैक्टर बोलना आसान है, ट्रक बोलना आसान है, हमारे लिए दुरुक बोलना आसान है, रूप हमने वो कर दिया। तो वास्तविक जो रूप था उससे विचलन हुआ कि नहीं? हो गया विचलन, वास्तविक रूप से विचलन हुआ, यानी उसके रूप में परिवर्तन हो। तो जब आप तत्सम तद्भव पढ़ते हो तो तत्सम तद्भव भी तो यही कॉन्सेप्ट है सर। तत्सम तद्भव है क्या? तत्सम तद्भव में जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और संस्कृत से निकल करके जो जो शब्द बने हैं उनको तद्भव कहा जाता है। क्यों बने होंगे सर? क्योंकि ये तद्भव शब्द बोलना सरल है सर, तत्सम बोलना थोड़ा सा कठिन है। करपट बोलना कठिन था, कपड़ा बोलना आसान था, इसीलिए हम कपड़ा बोलते हैं। क्षीर बोलना कठिन था, खीर बोलना आसान है, इसीलिए खीर बोलते हो। दुग्ध बोलना कठिन था, दूध बोलना आसान है, इसलिए दूध बोलते हो। समझ आई बात? नारिकेल बोलना कठिन था, नारियल बोलना आसान है, इसलिए नारियल बोलते हो। ठीक है? तो शब्द जो है वो अपना रूप बदल रहे हैं, और सर शब्द तो किसी भी भाषा का अभिन्न भाग है। शब्दों के बिना भाषा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, वो तो फिर सांकेतिक भाषा में चले गए आप, है कि नहीं? हाँ, शब्दों के बिना भाषा का कोई औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर शब्दों को ही आप बदल रहे हो तो भाषा का स्वरूप भी तो धीरे धीरे क्या हो रहा है सर? बदल रहा है। तो समय का प्रभाव भाषा पर पड़ता है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है मानवीय प्रवृत्ति। मानवीय प्रवृत्ति के कारण भाषा जो है वो धीरे 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 करके शब्दों में सरलता कर लाती जाती है, और शब्द जब सरल होते जाते हैं तो भाषा का स्वरूप भी धीरे धीरे सरलीकृत होता जाता है। ठीक है? तो यह है समय का प्रभाव। तीसरी चीज, भाषा प्रभावित होती है सांस्कृतिक संक्रमण के कारण। अब ये जो सांस्कृतिक संक्रमण है ये ऐसी अवस्था है जहां पर दो संस्कृतियों का आपस में मेल होता है। दो संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं तो वहां पर साहित्यों का, रीति रिवाजों का और शब्दों का लेन देन होता है। रीति रिवाजों का लेन देन होता है कि नहीं? होता है सर। अभी देखना नवरात्र में दिखेगा आपको गरबा, दिखेगा ना, गली गली गरबा मिलेगा, लेकिन क्या वो छत्तीसगढ़ की मौलिक संस्कृति का भाग है? नहीं सर, हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन गरबा है आज हमारे कल्चर में, है कि नहीं? हाँ सर। क्यों हुआ? क्यों आया सर ये इसलिए आया क्योंकि आपकी संस्कृति का संक्रमण हो गया है गुजरात की संस्कृति से, और वहां से सांस्कृतिक तत्व निकल करके आपकी संस्कृति में शामिल हो रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सर। रीति रिवाजों का लेन देन हो गया, साहित्यों का लेन देन होता है, और ये साहित्यों का लेन देन होता है अनुवाद के माध्यम से। आप अंग्रेजी के साहित्य पढ़ सकते हो, आपको अंग्रेजी नहीं आती तो भी आप जान सकते हो कि बड़े बड़े राइटर जो अंग्रेजी में लिखते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, है कि नहीं? क्यों? उसके अनुवाद किए हुए ग्रंथ आज हिंदी में आपके पास उपलब्ध है। जर्मन भाषा में कोई साहित्य लिखा हुआ है, हिटलर की आत्मकथा, उसने तो हिटलर ने जर्मन भाषा में लिखी है, लेकिन आज आपके पास है कि नहीं वो हिंदी में? है सर। यानी आप ये जान सकते हो कि भाई हिटलर कैसा आदमी था, हिटलर की आत्मकथा क्या है, हिटलर की कहानी पूरी जान सकते हो, हिटलर की जुबानी, हिटलर क्या बोल के गया है अपने लाइफ के बारे में वो सब आप जान सकते हो जो हिटलर ने लिखा है। क्यों? आपको तो जर्मन नहीं आती, फिर भी तो आप जान सकते हो, क्योंकि उसके अनुवाद वाले ग्रंथ जो हैं हिंदी में उपलब्ध है। ठीक है? अंग्रेज लेके गए ना अभिज्ञान शाकुंतलम, लेके गए कालिदास की इतनी सारी रचनाएं, लेके गए गीता को ट्रांसलेट के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से। अनुवाद के माध्यम से एक संस्कृति के जो साहित्य है वो दूसरी संस्कृति में, और दूसरी संस्कृति के साहित्य पहली संस्कृति में आ ही जाते हैं। ठीक है? तो जब इन चीजों का लेन देन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है सर, भाषा का स्वरूप स्थायी नहीं हो सकता। तो ये तीन ऐसे कारण हैं जिनको सर्व मान्यता प्राप्त है कि भाषा का रूप, भाषा का स्वरूप इन कारणों से बदलता है। ठीक है? अगला, भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, वो हमने देखा। भाषा में यादृच्छिकता का गुण होता है, या यूं कहा जाए कि दुनिया की हर भाषा यादृच्छिक भाषा होती है। अब हमको समझना होगा कि ये यादृच्छिक शब्द क्या होता है सर? क्या होता है यादृच्छिकता का मतलब?
यादृच्छिकता को अंग्रेजी में बोला जाता है रैंडमनेस। रैंडमनेस। और भाषा में ये रैंडमनेस होती है सर। कैसे होती है? दो तरीकों से। पहला, दुनिया की हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होगा। इसी वस्तु को आपकी भाषा में अलग नाम से जाना जाएगा और किसी अन्य भाषा में इसी वस्तु को दूसरे नाम से जाना जा सकता है। होता है ऐसा। हिंदी में कुर्सी है सर, अंग्रेजी में चेयर है कि नहीं? हाँ सर। वो ऊपर घूम रहा है सर, हिंदी में पंखा है, अंग्रेजी में फैन है। वो जहां से हवा आती है सर, हिंदी में खिड़की है ना? अंग्रेजी में वही वस्तु विंडो है। वस्तु तो वही है सर। कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं सर, नाम बदल गया बस। तो दुनिया की हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होना, यह है भाषा की यादृच्छिकता, पहले प्रकार की। दूसरी यादृच्छिकता क्या है सर? किसी भी वस्तु का नामकरण करते समय या किसी वस्तु के नामकरण के पीछे तर्क का ना होना, तर्कों का अभाव होना, यह भी यादृच्छिकता। रैंडमली आपने नाम दे दिया, उसके पीछे तर्क नहीं किया कि भाई इसको मैं ये नाम देता हूं। ठीक है, जैसे आपके घर में आपका नाम रखे होंगे तो कोई तर्क किए होंगे। सोमवार के पैदा होएगा, समारू नाम ठीक है। मंगल के पैदा होएगा, मंगलू नाम ठीक है नहीं? बुधवार के पैदा होएगा, बुधारू नहीं तो बुधिया नाम ठीक है। तर्क किया गया है वहां पे नामकरण के पीछे। लेकिन चश्मे को चश्मा क्यों कहा गया है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है तो बताओ। कुर्सी को कुर्सी क्यों कहा गया, कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिक है? दीवार को दीवार ही क्यों बोलते हैं, पेड़ क्यों नहीं बोलते? और पेड़ को पेड़ ही क्यों बोलते हैं, बादल क्यों नहीं बोलते? बादल को बादल ही क्यों बोलते हैं, जमीन क्यों नहीं बोलते? जमीन को पानी क्यों नहीं बोलते? पानी को हवा क्यों नहीं बोलते? हवा को इंसान क्यों नहीं बोलते? कोई लॉजिक नहीं। यानी नामकरण के पीछे तर्कों का अभाव होना, यह भी एक प्रकार की यादृच्छिकता है। और यह दुनिया की हर भाषा में है। दुनिया की हर भाषा में है। काऊ को काऊ क्यों बोलते हैं, कोई कारण नहीं। डॉग को डॉग क्यों बोलते हैं, कोई कारण नहीं। क्रो को क्रो क्यों बोलते हैं, कोई कारण नहीं। कोई कारण है क्या? नहीं है सर। तो दुनिया की हर भाषा में आपको यादृच्छिकता का गुण देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। तो भाषा का ये दूसरा गुण कि भाषा में यादृच्छिकता पाई जाती है। अगला गुण है, हर भाषा के अपने निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं। हर भाषा के, जिनको आप क्या कहते हो, लिपि कहते हो सर। जिनको आप क्या कहते हो, लिपि कहते हो। जैसे हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है सर? देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है कि नहीं? हाँ सर। तो हर भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, लिपि कहते हो। ये लिपि है क्या असल में? लिपियां ध्वनियों को लिखने का चिन्ह है। ध्वनियों को लिखने के लिए आपने जो चिन्ह निर्धारित किए हुए हैं, इन्हीं को कहा जाता है लिपि। जैसे आप ऐसा लिख दिए, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? क लिखा हुआ है ना? इसी को अंग्रेज को ले जाकर के दिखाऊं क्या लिखा हुआ है, वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है इसको। आपको ये दिख रहा है कि मेरे मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि है क, वो इस चिन्ह से जुड़ी हुई है। हाँ, अंग्रेज को अगर मैं ऐसा दिखा दूं तो वो इसको पहचान लेगा, क्योंकि वही ध्वनि उनकी भाषा में इस रूप में लिखी जाती है कि नहीं? हाँ। तो जब आप ध्वनि चिन्हों की बात करते हैं तो ध्वनि चिन्हों का सीधा सा आशय होता है क्या? लिपि। और दुनिया की हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ओके, तो ये है भाषा के गुण। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसी में हिंदी का विकास क्रम। ये वाला सीक्वेंस आपने देखा होगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना? तो ये विकास क्रम कैसे आता है, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे याद रहेगा, क्या इसके अलावा भी और फैक्ट याद करने हैं क्या सर इसी टॉपिक में? तो वो सारे प्रश्न हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। और
अगर कोई नया सब्जेक्ट आता है तो मैं फिर से आपको बता दूं कि उसको बाकायदा यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहो। वैसे संभावना यही कहती है कि 100 नंबर का सिलेबस हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि व्यापम सभी जो एग्जाम है उसको 100 नंबर के पैटर्न पर ढाल रहा है। तो 100 नंबर का सिलेबस हो जाएगा, और अगर 100 नंबर का सिलेबस हुआ तो ये मान करके चलो प्रश्नों का लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वो फिर एकदम सरल क्वेश्चन नहीं देगा, आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को देखेंगे और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, और कल हम लोग भाषा बोध वाले टॉपिक में हिंदी का विकास क्रम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है।